नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। यह बुलेटिन आप सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक आज सियासत की गलियों में सिर्फ शोर नहीं बल्कि बारूद और बगावत की गूंज है। बंगाल में जीत के जश्न के बीच आखिर क्यों सरेआम गोलियां चल रही हैं? शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे की मर्डर मिस्ट्री और वो 3 दिन की रेकी, क्या है पूरा सच? इधर ममता बनर्जी ने दिल्ली को ललकारते हुए कह दिया है, दम है तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय से बहुमत पर राज्यपाल ने भी दो टूक कह दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच में वियतनाम के राष्ट्रपति ने नेहरू को याद कर ऐसा क्या कहा कि वायरल हो गया। बुलेटिन की ऐसे तमाम खबरें देखते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। बंगाल में हिंसा और बढ़ी, शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या। पीए की हत्या पर शुभेंदु का आरोप, रेकी के बाद हुई पीए की हत्या। शुभेंदु के पीए की हत्या की टीएमसी ने की निंदा, सीबीआई जांच की मांग। बंगाल में हार के बाद अपनों ने ही ममता को घेरा, हार के गिनाने लगे कारण। ममता बनर्जी इस्तीफा ना देने पर अड़ी, कहा दम है तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। शुरुआत करते हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या और शुभेंदु अधिकारी के आरोपों से। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी है और अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया, उन्हें बेहद करीब से 3 गोलियां मारी गई और अस्पताल में मृत बाद में घोषित कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की मौत से इलाके में भारी तनाव फैल गया। चुनाव नतीजों के बाद राज्य में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले न्यू टाउन में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं बीरभूम में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला भी सामने आया। राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और तोड़फोड़ की डरावनी खबरें आ रही हैं। पुलिस ने अब तक राज्य भर से करीब 433 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात को संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए की हत्या को सुनियोजित साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि हमलावरों ने 3 दिनों तक रेकी की थी। उन्होंने इसे एक ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी साजिश बताया। शुभेंदु का दावा है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा किया और फिर रास्ता रोका। इसके बाद कार के शीशे के पार से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। जिस समय हमला हुआ, चंद्रनाथ गाड़ी की अगली सीट पर ही बैठे हुए थे। शुभेंदु ने इस घटना को बंगाल के महाजंगल राज का नतीजा करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब बीजेपी राज्य से गुंडों का सफाया शुरू करेगी। उधर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी पीड़ित परिवारों से बात कर ढाढ़स बंधाया है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच का भरोसा दिया है, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी जब्त की है और जांच तेज कर दी है। वारदात वाली जगह से जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद किए गए हैं। 41 साल के चंद्रनाथ रथ पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने करीब 20 साल भारतीय वायुसेना में सेवा दी थी। वो शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक माने जाते थे। मध्यम ग्राम में हुई इस हत्या के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अब जब्त की गई गाड़ी के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की निंदा करते हुए इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया। टीएमसी का आरोप है कि ये सभी हत्याएं बीजेपी समर्थित गुंडों ने की। पार्टी ने कहा कि राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद हिंसा हो रही है। टीएमसी ने अब इस पूरे मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पार्टी के मुताबिक लोकतंत्र में राजनीतिक हत्याओं और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। टीएमसी ने मांग की है कि दोषियों को बिना किसी देरी के सलाखों के पीछे भेजा जाए। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है और नेताओं ने हार के लिए चुनावी रणनीतिकार आईपेक को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व विधायक खगेश्वर रॉय ने खुला आरोप लगाया कि पार्टी आईपेक के इशारों पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में स्थानीय नेताओं की जगह अनुभवहीन लोगों को तरजीह दी गई। इसी वजह से टीएमसी को उन सीटों पर भी हार मिली जहां वो दशकों से जीत रही थी। पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने भी गलत उम्मीदवार चयन को हार की मुख्य वजह बताया। इधर पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज तिवारी ने तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी ही छोड़ दी।
मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाप किसी को नहीं छोड़ता और उन्हें काम नहीं करने दिया गया। वहीं मशहूर गायक कबीर सुमन ने भी दावा किया कि उन्हें जबरन चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर किया गया था। हार के बाद शुरू हुई इस अंतरकलह ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब पार्टी के भीतर ही संगठन और रणनीति को पूरी तरह बदलने की मांग उठने लगी है। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है और इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। कालीघाट में हुई पार्टी की बैठक में ममता बनर्जी ने अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। ममता का आरोप है कि बीजेपी ने पूरी साजिश रचकर जनादेश को लूटा। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस्तीफा न देना चुनावी धांधली के खिलाफ एक विरोध है। अब पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। अभिषेक बनर्जी समेत कई बड़े नेता इस पूरी रणनीति को बनाने में जुटे हैं। ममता ने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगी नहीं बल्कि अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में अब सुलह नहीं बल्कि और टकराव बढ़ने के आसार हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और ये खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी के मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप वो करिए। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। बंगाल चुनाव पर अखिलेश का हमला, सुप्रीम कोर्ट से मांग। कांग्रेस की सफाई, कहा हमने डीएमके को कोई धोखा नहीं दिया। डीएमके का फैसला, विपक्ष में बैठेगी पार्टी, नहीं किया गठबंधन। और बहुमत दिखाओ, सरकार बनाओ, गवर्नर की विजय को दो टूक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो जा सकती है, उसी तरह वोटों की गिनती भी लाइव क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर इससे डर किस बात का है। अखिलेश यादव ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संज्ञान ले और मतगणना का वीडियो देश की जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनावों और उपचुनावों में मतगणना के दौरान गड़बड़ियां देखने को मिली है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ वही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और बड़े स्तर पर दोहराया जा सकता है। अखिलेश ने मल्टी लेयर्ड इलेक्शन माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि ताकतें मिलकर चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। जल्दी अखिलेश पश्चिम बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने डीएमके को कोई धोखा नहीं दिया। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2014 के चुनाव में डीएमके भी अकेले लड़ी थी। तब डीएमके ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया था। कांग्रेस का कहना है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ आना लोकतंत्र का हिस्सा है। दरअसल डीएमके प्रवक्ता सरबनन अन्नादुराई ने कांग्रेस को धोखेबाज और सत्ता का लालची बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता के भरोसे को तोड़ दिया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ बीजेपी के प्रभाव को रोकना है। अब तमिलनाडु की सत्ता के लिए पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन डीएमके ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। खबर है कि एआईएडीएमके ने सरकार बनाने के लिए अपने पुराने दुश्मन डीएमके का दरवाजा खटखटाया। एआईएडीएमके चाहती थी कि दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर सरकार बनाने, लेकिन डीएमके ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। डीएमके नेताओं का कहना है कि वो जनता के जनादेश का अपमान नहीं करेंगे। पार्टी सांसद कलानिधि वीरस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि एआईएडीएमके अब बीजेपी के साथ मिलकर विजय की सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने भी साफ कर दिया है कि वो सुपरस्टार विजय की पार्टी को समर्थन नहीं देगी। पार्टी के बड़े नेता केपी मुनुस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी संस्था है और वो विजय के साथ नहीं देंगे। तमिलनाडु में अब त्रिशंकु विधानसभा के बाद खींचतान और तेज हो गई। तमिलनाडु के गवर्नर ने सुपरस्टार विजय से बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगा। विजय ने बुधवार शाम को सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें बहुमत का जादुई आंकड़ा साबित करने को कहा। गवर्नर ने साफ कर दिया कि विजय को 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दिखानी होगी। दरअसल विजय की पार्टी ने चुनाव में 108 सीटें जीती हैं। उन्हें कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ मिल चुका है।
लेकिन इस समर्थन के बावजूद विजय के पास भी अभी उन्हें 7 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। गवर्नर ने कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए विजय से पुख्ता सबूत मांगे। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। एशियाई खेलों से बाहर हुई विनेश, कुश्ती महासंघ का फैसला। भारत को रूस से मिलने वाला सस्ता तेल हुआ महंगा। नेहरू को नहीं भूल सकता वियतनाम, राष्ट्रपति टो लाम हुए भावुक। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पहला भारत दौरा जल्द। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए नियमों की वजह से विनेश फोगाट 2026 एशियाई खेलों के रेस से बाहर हो गए। नए नियम के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 साल के पदक विजेता ही ट्रायल दे सकेंगे। विनेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद से किसी भी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से वो महासंघ के नए नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाए। विनेश ने पहले ही आरोप लगाया था कि महासंघ उनकी वापसी में रोड़े अटका रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने दिया गया। जब विनेश ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी तब जाकर महासंघ ने कार्रवाई की। हालांकि महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया। विनेश का कहना है कि फेडरेशन कप के दौरान भी उन्हें ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इस फैसले ने विनेश फोगाट की कुश्ती में वापसी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत को अब रूस से सस्ता नहीं बल्कि महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। पहले रूस हमें सस्ता तेल देता था, लेकिन अब हमें वहां से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत अब रूस को तेल के लिए 2.5% ज्यादा कीमत दे रहा है। अब भारत की कुल जरूरत का करीब 33% तेल अकेले रूस से आ रहा है, जबकि खाड़ी देशों और अमेरिका से आने वाले तेल में भारी गिरावट दर्ज की गई। मजबूरी का फायदा उठाते हुए अब रूस ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। मार्च के महीने में भारत ने रूस को तेल के लिए करीब $3.2 अरब चुकाए हैं। साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से भारत का तेल आयात बिल काफी बढ़ गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने भारत के साथ गहरे रिश्तों को याद करते हुए जवाहरलाल नेहरू और हो ची मिन की ऐतिहासिक दोस्ती को सलाम किया। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने दिल्ली में दोनों देशों के अटूट रिश्तों पर बड़ी बातें कही। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और वियतनाम का संघर्ष और आजादी का सपना एक जैसा रहा। राष्ट्रपति लाम ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और हो ची मिन की गहरी दोस्ती को याद किया। उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं भूल सकते कि 1954 में हनोई की आजादी के महज एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वियतनाम आने वाले पहले विदेशी नेता थे। भारत की सड़कों पर गूंजने वाला नारा मेरा नाम तेरा नाम वियतनाम वियतनाम आज भी दोनों देशों की एकजुटता की मिसाल है। राष्ट्रपति ने कहा कि वियतनाम भारत की मदद को कभी नहीं भूल सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई के आखिर में भारत आ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई जान आने की उम्मीद है। वो 24 से 26 मई तक दिल्ली में रहेंगे और कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद रूबियो का ये पहला भारत दौरा होगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह जताया है। रूबियो यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। वो पीएम मोदी से मिलकर भविष्य के रिश्तों का नया रोड मैप तैयार करेंगे। इस दौरान व्यापारिक, टैरिफ और पश्चिमी एशिया के युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि रूबियो दिल्ली में अमेरिका की आजादी के 250 साल का जश्न भी मनाएंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुका हुआ है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise